ओके, इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखो मतलब क्या है, पहले वो जान लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड हमें वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, ऐसा हमारा डेफिसिट ने बताया है जब हमने डिमांड फोरकास्टिंग टाइप चीज़ें करी और हमें पता चला कि वी नीड पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन जो हमें बाहर से लाने पड़ेंगे। राइट। तो बाहर से लाने के लिए सबसे पहला काम जो अभी हमने करना है वो है रिक्रूटमेंट, एंड देन उसके बाद जो करेंगे फिर होगा सिलेक्शन। अगर आपको पता हो स्टाफिंग जो हमने पढ़ा था उसमें किया यही था हमने, है ना। पहले रिक्रूटमेंट देन सिलेक्शन, दिस वाज द ऑर्डर। अब पहले रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन और दोनों में फ़र्क क्या है ये समझ लो। देखो, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आप चाह रहे हो कि बाहर कोई बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ बोल लो या प्रोस्पेक्टिव, अभी वो कैंडिडेट्स हैं क्योंकि अभी एम्प्लॉय नहीं बने हैं ना, इसलिए वी आर कॉलिंग देम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। और वो बहुत सारे हैं और अलग अलग जगह पे हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले वो खुद मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, मतलब आई वांट देम टू वांट कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आए। सो इफ़ आई वांट देम टू अप्लाई इनटू माय ऑर्गेनाइजेशन, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी वो मुझे सपना आएगा कि हमें अप्लाई करना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें करूँगा जिनसे उसे पता लगेगा कि ओके इस ऑर्गेनाइजेशन में ओपनिंग है, जॉब्स के लिए ये रिक्रूट कर रहे हैं, तो हमें अप्लाई करना चाहिए। राइट। अब वो ओपनिंग है, ये नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हो, कंपनी की वेबसाइट पे लगा सकते हो, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे लगा सकते हो, या आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स करके बता सकते हो कि भाई हमारे यहाँ लोगों की ज़रूरत है। ठीक है। जो नॉर्मल दुकान चलाता है वो अपनी शटर पे लगा देता है, कहीं आजू बाजू वाले नो सड़क पे बैनर्स लगा देगा, कुछ भी। बेसिकली हमें लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की अभी आवश्यकता है। तो कृपया अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई इन टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। राइट। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया जो हम मानते हैं रिक्रूटमेंट को। अब जब उन्होंने अप्लाई कर दिया होगा तो मेरे पास लेट्स से बहुत सारे लोग आ गए। अब उनमें से मैं चुनूंगा कि मेरे को ये वाला और ये वाला कैंसिल करना है, और इसको मुझे रखना है। तो यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वो होगा सिलेक्शन। ठीक है। सो बेसिकली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में फ़र्क यही है कि रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। मैं चाह रहा हूँ जितने ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं उतने ज़्यादा करें। देन आई विल हैव अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। इसको, इन सब टर्म्स को याद रखना। पोल नहीं, पूल ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है। उस पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से मैं एलिमिनेशन करता हूँ सिलेक्शन के अंदर। दैट इज़ वाई सिलेक्शन इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है। एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं, फिर हमको ये चीज़ें समझ और क्लियर आएंगी। राइट। डेफिनेशन देख लो। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, कि कहाँ कहाँ से वो कैंडिडेट्स आ सकते हैं। टीवी के थ्रू आ सकते हैं, या न्यूज़पेपर्स पे डाल सकते हो, या कंपनी के वेबसाइट पे डाल सकते हो, या फिर आप अपने नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हो। तो ऑल दीज आर सोर्सेज फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, एंड you want to stimulate them to apply for jobs in my organization। ठीक है। स्टिमुलेट देम इन द सेंस इन्फ्लुएंस देम या कन्विंस देम। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स सीकिंग एंड अट्रैक्टिंग अ पूल ऑफ पीपल, जैसे मैंने बोला पूल ऑफ कैंडिडेट्स, फ्रॉम विच द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन बी चोजन। ये फ्रॉम विच, ये जो है ये सिलेक्शन है कि उनमें से मैं सिलेक्शन करके जिनमें से चूज कर सकता हूँ। राइट। सो ठीक है, अब आ जाओ स्कोप के ऊपर। बेसिकली जब भी आप रिक्रूटमेंट की बात करते हो तो सोर्सेज इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज का मतलब यू आर बेसिकली नॉट डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड सोर्सेज, यू आर डिपेंडिंग ऑन वो वाले एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या हो सकता है आपके अंडर काम कर रहे हैं, या हो सकता है आपका कोई एक्स एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, जो काम करता था आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप उनको बुलाते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में और फिर बोलते हो कि अब तुम मेरे डिपार्टमेंट में आ जाओ क्योंकि मुझे ज़रूरत है। ठीक है। तो ये इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, या तो ट्रांसफ़र या फिर प्रमोशन या री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज़। इनको डिटेल में पहले पढ़ते हैं फिर हम एक्सटर्नल की तरफ चलते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि आपने एक एम्प्लॉई को
जहाँ पे वो ऑलरेडी था उससे उठा के किसी और अपनी पोजीशन पे, अपने प्रोजेक्ट में या अपने डिपार्टमेंट में उसे ले आए वो बाय ट्रांसफरिंग। और ये ट्रांसफ़र का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेम्यूनरेशन, जिसको आप कॉम्पेंसेशन भी बोल सकते हो, ये यहाँ पे प्लस नहीं लिखना चाहिए मुझे, दोनों चीज़ सेम रहती है। बस यही मतलब है ट्रांसफ़र्स का। ट्रांसफ़र यानी आपने एक एम्प्लॉय को शिफ्ट किया है फ्रॉम वन जॉब, ये जॉब वन है, ये जॉब टू है। सो यू थिंक ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब वन टू जॉब टू वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेम्यूनरेशन बोथ रिमेन द सेम। दिस इज द डेफिनेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब यूजुअली आप ट्रांसफ़र क्यों करोगे? मान लो कोई जॉब या कोई डिपार्टमेंट है जिसमें एक्सेस में एम्प्लॉय है, उन वो निकाल सकते हैं, उनके लिए पॉसिबल है एडजस्ट करना। और एक आपका डिपार्टमेंट है जिसमें डेफिसिट में एम्प्लॉय है, आपको ज़रूरत है, तो आप उस डिपार्टमेंट से अपने डिपार्टमेंट में उसको ले आओगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देन आ जाओ प्रमोशन पे, बिल्कुल उसका उल्टा, यानी कि आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेम्यूनरेशन दोनों इंक्रीज हो जाती है। जब आप प्रमोशन की बात करते हो तो वो भी एक तरह से एक जॉब से दूसरी जॉब पे आना है, बट वो वर्टिकल हायरार्की में देखें तो ज़्यादा बड़ी लेवल की है, इन द सेंस कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, रेम्यूनरेशन भी ज़्यादा है। सो यू आर ट्रांसफरिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, बट इट कैरीज हायर रेम्यूनरेशन एंड हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, advancement of an employee to a better job in terms of responsibility, skills, status and pay, ठीक है। यहाँ पे आप remuneration responsibility के साथ status और skills obviously वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। that is all about remuneration, sorry promotion। देन आ जाओ री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज़, ये कुछ भी नहीं है। आपका मान लो एक एम्प्लॉय है जो पहले काम करता था और अब वो नहीं करता था, लेकिन अब आपको अपने डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी जो है दिख रही है, तो आप बोलोगे कि मैं इंस्टेड ऑफ कि मैं सामने से कोई और पहले लेके आऊँ, उसे सिलेक्ट करूँ, मेरा एक एक्स एम्प्लॉय रह चुका है, वो भी काम ढूंढ रहा है मे बी, एंड उसको ज़रूरत है काम की, तो मैं उसी को ले आऊँगा क्योंकि वो पहले कर चुके काम, तो वो ऑलरेडी क्या है, अलाइंड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से एक तरह से, वाकिफ़ है चीज़ें कैसे होती हैं, जॉब का उसे पता है कैसे करना है, एंड ही इज़ ऑलरेडी वेल एक्वेंटेड एंड what is that word, well versed with the ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। सो वो जल्दी फिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिट करने के लिए आप उसको ले आते हैं। अब ये इंटरनल सोर्सेज जो हमने तीन तरह के देखे, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉय, इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स जानना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत बार पूछ लेता है। तो मेरिट्स क्या है, देखो सबसे पहली बात, जब आपने अपने ही किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक एम्प्लॉय को इधर से उधर किया है, सबसे पहली चीज़ तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम है, क्योंकि आप मान लो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करते और किसी को लेके आते तो महंगा पड़ता काम, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स रन करना इज़ एक्सपेंसिव, या फिर पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस आपको फिर बाद में करना पड़ता है ना, इसमें उतना नहीं करना पड़ेगा। सो कॉस्ट इज़ डेफिनेटली लेस, एफर्ट्स जो हैं वो कम लगेंगे, ठीक है। देन जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं, जैसे मैंने बोला ना, वो फिट बैठ जाएगा क्योंकि उसे इंटीमेट नॉलेज ऑलरेडी होगी, ऑर्गेनाइजेशन से वो वाकिफ़ है ऑलरेडी कि वो कैसे काम करती है। देन प्रमोशन अगर कर रहे हो तो प्रमोशन के भी बेनिफिट्स आप इसमें डाल सकते हो कि प्रमोशन करते हो तो एम्प्लॉय का मोराल बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा एफर्ट डालेगा बिकॉज उसे पता है कि उसे रिवॉर्ड मिल रहा है। सो आप कॉस्ट की तो बात कर ही लिए। देन देन एक होता है कैपेबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, उसका बेस्ट यूज़ होगा जब आप इंटरनल सोर्सेज पे रिलाई कर रहे हो। सो टेक्निकली आप अपने एम्प्लॉय का पोटेंशियल जो है वो फुल यूटिलाइज कर रहे हो, कि आपने ये नहीं देखा कि अगर वो उसके अंदर कोई स्किल्स की कमी है, ठीक है, तो आप इंस्टेड ऑफ कोई बढ़िया बेटर स्किल्स वाला लाने के बजाय आप जो ऑलरेडी है उसको ही ज़्यादा स्किल्स दे रहे हो, है ना, कि मैं नए को लाके नहीं लाऊंगा जिसमें ऑलरेडी वो स्किल्स है, मैं तुझे ही वो स्किल्स सिखा सकता हूँ।
सो एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होता है इसमें, बिकॉज एम्प्लॉय के स्किल्स बढ़ गए तो वो उसके साथ फॉरएवर रहने वाले स्किल्स। कॉस्ट तो मैंने बता ही दिया कि वो कम है। बट इसके डीमेरिट्स पे आ जाते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होंगे इसकी। देखो, सबसे पहला लिमिटेशन एक जो रहता है वो ये है कि हो सकता है एक्सटर्नल सोर्सेज से आपको बेटर मिल जाता, बट आप अभी वाले पे स्टिक कर गए और इससे जो स्कोप है आपका वो बहुत लिमिटेड हो गया, क्योंकि आप बेटर और बाहर अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं देख रहे हो, आप अपने ही जो ऑलरेडी है उसी में कर रहे हो। ट्रांसफ़र कर दिया, प्रमोशन कर दिया या पुराने एम्प्लॉयज़ को ले आए। सो एक तरह से इसमें एक टर्म आता है, इन ब्रीडिंग हो जाती है। इन ब्रीडिंग समझते हो ना, कि जब अपने आपके ही अंदर आप एक रिप्रोड्यूस कर रहे हो नए पोजीशंस और नई जॉब्स, और उसमें नए लोगों को नहीं लाया जा रहा है। एक पॉइंट आता है इसमें प्रमोशन से रिलेटेड, कि मान लो आप किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन कर रहे हो, अब वो प्रमोशन किस बेसिस पे किया है आपने। अगर तो आप किसी आउटसाइडर को ले आते तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कोई गिला शिकवा नहीं रहता, क्योंकि वो यही सोचते कि हाँ, उन्हें नया ढूंढना था बंदा तो वो ले आए। बट अगर आप किसी नीचे वाले पोजीशन के बंदे को ले आ रहे हो अपने काम में, तो जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे उन्हें लगेगा कि ये प्रमोशन उसे क्यों दिया गया है और किस बेसिस पे दिया गया है। और जो नीचे उस जिस लेवल पे काम कर रहे थे लोग, जिस जिस लेवल से उसको उठा के लाया गया है, वो वाले लोग जिनको नहीं मिली प्रमोशन, दे विल देर विल बी अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन एक क्या टर्म होता है इंग्लिश में, एक तरह से रिजेंटमेंट उसमें आ जाती है। रिजेंटमेंट समझते हो ना, कि एम्प्लॉयज़ के अंदर जो जिनको प्रमोशन नहीं मिली, दे विल हैव दिस इन माइंड कि वाई नॉट देम, उनको क्यों नहीं मिली प्रमोशन। तो ये प्रमोशन किस बेसिस पे की गई है। अब ये प्रमोशन के दो बेसिस होते हैं बेसिकली, एक होता है सीनियरिटी के बेसिस पे और एक होता है स्किल्स के बेसिस पे। अब अगर आपकी सीनियर है कोई बंदा, उसको प्रमोट कर दिया तो जो स्किल्स वाले होंगे उन्हें लगेगा कि स्किल्स तो हम में ज़्यादा है, मुझे क्यों नहीं किया। और जो सीनियरिटी वाला है, अगर उसको नहीं दोगे प्रमोशन तो वो बोलेगा फिर मेरा एक्सपीरियंस किस काम का है इतना साल का, जब मुझे प्रमोशन ही नहीं मिल रही। राइट, सो दोनों में ही ऑर्गेनाइजेशन फंस जाती है। सो इसलिए बोलते हैं कि बेटर है सीधा बाहर से ले आओ, ना ना उसमें कोई कोई उसमें क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। राइट, देन एक पॉइंट इसमें आता है लिमिटेड टैलेंट ऑफ द इनसाइडर्स, कि भाई जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनका एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा वो नहीं सोच पाएंगे, उनके आइडियाज़ भी वैसे से ही रहेंगे और उनका स्किल सेट जो भी है वो एक बाउंड्री में है। जब तक आप कोई आउटसाइडर नहीं लेके आओगे, उनमें वो पर्सपेक्टिव चेंज, आइडिया चेंज, क्रिएटिविटी ये सब नहीं आ पाएगा। राइट, सो दिस इज अगेन अ डिमेरिट। देन एक चीज़ और आती है इसमें, मोबिलिटी ऑफ मैन पावर। एक टर्म आपको पता होना चाहिए, एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो आपने अगर पढ़ा हो, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो होता है कितने ऑर्गेनाइजेशन से आपके लोग जो हैं लीव कर रहे हैं, हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन, उसका रेट एक साल में कितना है। तो बोला जाता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर, कि ऑर्गेनाइजेशन से लोग छोड़ रहे हैं। अब आप यूजुअली बोलोगे कि ये अच्छी बात नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन से लोग जा रहे हैं, बट इट इज़ सेड दैट टू सम एक्सटेंट एम्प्लॉय टर्नओवर इज़ गुड, कि अच्छा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से लोग आ रहे हैं, बिकॉज इट लीव्स अ स्पेस फॉर बेटर आइडियाज़ टू कम इन, बेटर पीपल टू कम इन, एंड वही इन ब्रीडिंग नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो दैट इज़ वाई सम टाइम टर्न ओवर इज़ अ गुड थिंग। सो वो नहीं हो पाएगा अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वालों को ही ट्रांसफ़र प्रमोशंस करते रहोगे, तो वो कोई छोड़ के ही नहीं जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो पहले एक्स एम्प्लॉयज़ थे वो भी अब आ गए। तो ये तो बिल्कुल ही बोलते हैं ना कि इट इज़ टू मच ऑफ वो, कि इतना कम टर्नओवर भी अच्छा नहीं होता। सो दिस इज़ अगेन डिमेरिट आप लिख सकते हो। अब आ जाओ एक्सटर्नल सोर्सेज पे। देखो, सबसे पहले है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये यूजुअली होता है अनस्किल्ड लेबर के लिए। अनस्किल्ड लेबर क्या होता है, जिसमें बहुत टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल लेबर बोलते हैं, कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं, या ये बदली वर्कर्स बोलते हैं। सो दीज काइंड ऑफ लेबर्स, इनके लिए बेसिकली होता है कि जैसे दिहाड़ी पे काम करते हैं, कोई मजदूर है, तो उनके लिए रिक्रूटमेंट, उनको भी तो लाना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके लिए कोई ऐसा वेबसाइट पे तो नहीं डालेंगे ना आप ऑब्वियसली उनके लिए। सो उनके लिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होता है। तो इसमें क्या करना होता है आपका, जो अगेन ये जो लेबर है ये कहाँ काम करता है, ऑफिस में नहीं काम करता, ये फैक्ट्री पे काम करते हैं। राइट, सो फैक्ट्री गेट पे इनकी बेसिकली रिक्रूटमेंट होती है, सीधा गेट पे खड़े होते हैं और बेसिकली इनको रिक्रूट कर लिया जाता है ऑन द स्पॉट। ऑल्सो इनकी जॉब जो है वो टेम्परेरी है ना, ये परमानेंट नहीं लगा रहे हैं इनको, टेम्परेरी बाय वीकली बेसिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या डेली बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। सो दीज आर नॉट समथिंग कि आप
परमानेंट जॉब दे रहे हो इनको, राइट। सो इनके लिए बस सिंपल रखते हैं। एंड इसमें एक बेनिफिट ये है कि कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इसमें बियर नहीं करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट आ जाओ कैजुअल कॉलर्स। ये क्या होता है समझना इसको। देखो जैसे कोई भी मान लो रेप्यूटेड फर्म है जिसका थोड़ा नाम है, उनको ना डेली बेसिस पे बहुत सारी अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस आती हैं। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि भैया उस किसी को किसी ने इनवाइट नहीं की एप्लीकेशंस, बट स्टिल लोग अपना रेज्यूमे छोड़ के चले गए, या अपना ईमेल्स पे जस्ट दे दिया उन्होंने, रेज्यूमे डाल दिया, या जस्ट कोई अप्लाई करके बस, या अपना प्रोफाइल पोर्टफोलियो कुछ भी दे के चला गया। सो दैट एप्लीकेशन दे के जो वो गए हैं, किसी ने बुलाई नहीं है, उनको अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन बोलते हैं। मतलब दे डिडंट आस्क फॉर इट बट दे स्टिल गॉट इट। सो दैट काइंड ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन, इसका जो वो फर्म है ना, वो एक तरह से एक फाइल रखती है जिसमें वो सारी अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस होती है। और फिर कभी भी उनको बुलाने की ज़रूरत पड़ती है, मान लो एक दो बंदे की ज़रूरत पड़ी, तो वो फाइल खोलेंगे, दो तीन जिसको जो सही लगेंगे उनको वो ऐसे ही बस बुला लेगी। सो ये कैजुअल काम हो रहा है, कोई फॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कि कैजुअल कॉलर्स, कि आपने बुलाया उनको कैजुअली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैजुअल कॉलर्स, इसमें और कुछ नहीं, राइट। देन आ जाओ एडवर्टीजमेंट। ये तो बहुत सिंपल है कि आप टीवीज़ पे, न्यूज़पेपर्स पे, या कोई भी डिजिटल मीडिया पे अपनी एड्स रन करते हो, जिस पे लोगों को देखते हैं और फिर वो अप्लाई करते हैं जिसको भी वो चाहिए होता है, राइट। सो आप किसी भी कॉर्नर तक पहुंच सकते हो देश के थ्रू एडवर्टीजमेंट, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। बट ये है कि थोड़ा बहुत कॉस्ट इसमें ना ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज आप बहुत सारे ऐसे लोगों तक भी बिना मतलब पहुँच रहे हो जो शायद दे आर नॉट इवन लुकिंग फॉर जॉब, है ना। बिकॉज एड्स तो किसी के भी पास आ सकती है। जैसे टीवी पे आपने ऐड चलाई तो वो कितने लाखों लोगों ने देखी होगी, उनमें से गिने चुने हज़ारों को ही बस शायद अप्लाई करना होगा, या जो ढूंढ भी रहे होंगे जॉब्स। सो ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखो ये क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट रन करती है ये। इट्स अ नेटवर्क। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के नेटवर्क्स होते हैं, और गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं ना, मतलब जिनको भी लोगों की ज़रूरत है, फॉर देम, फॉर सम फर्म्स इट इज़ कंपलसरी। गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि आपको कुछ एम्प्लॉयमेंट जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में देनी है, वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस नेटवर्क्स के थ्रू देनी है। तो ऑब्वियसली उनको ये कंप्लाई करना पड़ता है, उनको माननी पड़ती है। एंड जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इनका यूज़ करके करते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज ये तो कुछ भी नहीं है, जैसे बहुत सारी प्राइवेट प्रोफेशनल एजेंसीज हैं जिनका काम ही ये है कि वो नौकरी लगवाती हैं। सो देयर प्लेसमेंट एजेंसीज का काम इज़ जस्ट कि भाई उनके पास लोग आएंगे, प्लेसमेंट एजेंसी है ये, ठीक है। और वो उनके पास बहुत सारे, क्योंकि एम्प्लॉयर्स भी कांटेक्ट करते हैं ना, मान लो एम्प्लॉयर्स को अगर चाहिए कम लोग चाहिए अच्छे खासे, तो वो किसी एजेंसी के पास भी जा सकती है और अपना रजिस्टर करवा देगी। और फिर उनके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ के डेटा होंगे, वो जो भी उनको लगे कि फिट बैठ रहा है उस पर, वो एम्प्लॉयर को वो वाला एम्प्लॉय सौंप देती है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इट्स जस्ट कि ये प्रोफेशनल बॉडी है जो ये काम कर रही है टेक्निकल, राइट। सो see, professional bodies have come into existence which provide their services to enterprises for recruitment and selection, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो काम ही उनका वही है, तो वो स्पेशलिस्ट हैं उस चीज़ में, इन द सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरीज सच एज ट्रेन कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। बेसिकली वही है कि एम्प्लॉयर आ रहा है एंड वो बता रहे हैं कि मुझे सो एंड सो टाइप का बंदा चाहिए, तो उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है एम्प्लॉयज़ का, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ का, तो उन्हें जो भी फिट लगता है, डीम्ड फिट, दैट पर्सन विल बी सप्लाइड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स। देखो ये कुछ भी नहीं है, प्रॉपर कंसल्टेंसी फर्म्स बनी हुई है। मतलब ये तो अभी जो एजेंसी देखी थी वो तो सिर्फ एक बॉडी थी ना, ये तो एक प्रॉपर फर्म है, कंपनी है, जिसका काम ही ये है कि वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग करती है, इन द सेंस कि जो मिडिल लेवल है या टॉप लेवल के, किस टाइप की पोजीशंस, टेक्निकल, मैनेजरियल, प्रोफेशनल, ये तीन सर्विसेज, मतलब कि वो टाइप के एम्प्लॉयज़ जो मिडिल और टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं, वो प्रोवाइड करने के लिए ये फर्म्स बने हुई हैं प्रॉपर। इनके पास अगेन काम तो वही प्रोफेशनल बॉडी वाला ही है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं आती हैं, और इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ का डेटा है, तो इनको जो भी सही लगता है वो उन फर्म्स को वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है जो लिखा है, टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजीरियल पर्सनल देते हैं, ठीक है। एंड ये रहा मिडिल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट, ठीक है। डेटा बैंक होता है इनके पास, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स के अकॉर्डिंग दे देते हैं। आगे चलते हैं।
ओके, अगला आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। ये तो कुछ भी नहीं है, जैसे कैंपस प्लेसमेंट होते हैं कॉलेजेस वगैरह में, वही है। बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या कॉलेजेस हैं, उनके एक मेजर सोर्स ये होते हैं, कंपनीज आती हैं उन कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में और लोगों को उठा के ले जाती है। सो उनका काम ईजी करने के लिए प्लेसमेंट एजेंसीज जो हैं वो कॉलेजेस में ही बन रखी होती है, जैसे सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं। सो उनके थ्रू जो प्लेसमेंट हो रही है उसको आप बोलोगे कैंपस रिक्रूटमेंट, बिकॉज वो कॉलेज के कैंपस के विद इन है और कॉलेज के नाम में नाम पे वो आपकी बेसिकली जॉब लगी होती है। सो उनके थ्रू होता है, राइट। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे बडिंग जीनियसेस, कॉलेज में कोई बहुत अच्छा है कोई स्टूडेंट है, वो उसको अपॉर्चुनिटी देना कैंपस रिक्रूटमेंट का एक एडवांटेज है। सिंगल लोकेशन, एक ही जगह आना है कंपनी को, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, लगभग 50-60 स्टूडेंट्स हैं मान लो, तो वो एक ही जगह आके उसे 50-60 अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आएंगे, राइट। देन वी हैव अगेन, इसमें कोई एडवर्टीजमेंट रिक्वायर्ड नहीं हुई, बस कंपनी कॉलेज में आई है। देन क्या लिखा है मैंने, इनिशियल स्क्रीनिंग, ओके। ये जो मैंने बताया था ना प्लेसमेंट सेल होते हैं, ये प्लेसमेंट सेल ऑलरेडी स्क्रीनिंग करके रखते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब इनिशियल स्क्रीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कंपनी को करने की, राइट। बहुत क्वालिफाइड लोग हैं बिकॉज स्टूडेंट्स हैं, ट्रस्ट लेवल अच्छा है क्योंकि प्रॉपर कॉलेज के नाम पे हो रही है, वो कॉलेज में कोई ऐसे वैसे तो नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए लोग लेके जाते हैं, क्वालिटी एम्प्लॉयज़ मिलते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आप कैंपस रिक्रूटमेंट में लिख सकते हो। ओके, ये क्या है, अब आ जाओ रिकमेंडेशंस और रेफरेंस। ये तो आपको पता होगा, कुछ भी नहीं है। कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो उसका कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है जिसको वो लाना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसको क्या दे देते हैं, रेफरल दे देता है। ठीक है, उस रेफरल का फ़ायदा एग्जिस्टिंग वाले को भी होता है और नए वाले को तो जॉब मिल ही रही है तो उसको भी फ़ायदा हो। सो दोनों हो जाता है। इसका बेनिफिट ये क्यों करा जाए, देखो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है वो ऑब्वियसली काम कर रहा है, उसका प्रॉपर सब कुछ चेक वर्क हो रखा होता है। अगर वो अपने ही किसी फ्रेंड या रिलेटिव को ला रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो कंपनीज का डर होता है ना किसी अननोन को लाने का, वो नहीं फेस करना पड़ेगा, बिकॉज बैकग्राउंड चेक जो है वो ऑलरेडी हो रखा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बंदा है, उसी का कोई फ्रेंड रिलेटिव है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा कोई स्ट्रेंजर नहीं आ रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। सो इट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर कंपनीज बिकॉज उनको। ठीक है, देन आ जाओ नेक्स्ट पे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, जो लेबर्स चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, अब वो बहुत सारे नंबर में चाहिए, मान लो 100-200 लेबर चाहिए किसी काम को फैक्ट्री बनानी है या जो भी करना है। तो अब वो लेबर सबको संभालने का एक रिप्रेजेंटेटिव बंदा होता है, जिसको आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हो। इस लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो और ये अपने आप 100-200 लोगों को हायर करवा के आपको सीधा दे देता है, ट्रस्टेड बंदे होते हैं उसी कॉन्ट्रैक्टर के। तो आप उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हो। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि मान लो कॉन्ट्रैक्टर से आप भिड़ गए, कॉन्ट्रैक्टर से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है बन रखा था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर नाराज़ होकर चला गया, तो वो जैसे ही जाएगा ना, वो 100-200 लोग उसके पीछे, वो सारे वो भी चले जाएंगे। तो इसके बाद आ जाता है आपका वेब पब्लिशिंग। ये तो मैंने बताया है कि कंपनीज जो हैं वो कई बार सीधा प्रॉपर वेबसाइट्स पे जाती हैं, जिनका काम ही, मतलब वो वेबसाइट ही उसी लिए बनी है कि उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना रेज्यूमे वगैरह डाल रखा होता है, और वो फिर उन्हें बेसिकली बस रीडायरेक्ट कर रही हैं, जिन्होंने पोटेंशियल एम्प्लॉय को रीडायरेक्ट किया, मतलब बेसिकली टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे वेबसाइट, जैसे कि देखो naukri.com है, jobstreet.com है, ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे लोग अपना रेज्यूमे वगैरह डालते हैं, एंड एम्प्लॉय कंपनी जो है आके उससे उठा जाती है जिसको पसंद आता है। देन आता है आपके पास टेलीकास्टिंग। अब देखो ये थोड़ा ना टीवी पे ही होता है, लेकिन डिफरेंट होता है। टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है जैसे टीवी पे ना स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं, वो प्रोग्राम्स बने ही एम्प्लॉयमेंट के लिए होते हैं। जैसे दूरदर्शन वगैरह पे ना बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे चलते रहते हैं, न्यूज़ चल गई जिसपे कंपनीज़ की वैकेंसीज़ की बातें चल रही हैं, या ऐसे प्रॉपर शोज़ आते हैं जिसपे ये सब चल रहा है। सो उनके थ्रू रिक्रूटमेंट अगर आप कर रहे हो, सो दैट इज़ टेलीकास्टिंग, मतलब आपने अपना रिक्रूटमेंट का, वैकेंसी का नोटिस टेलीकास्ट करें, एडवर्टीजमेंट्स नहीं, प्रॉपर चैनल्स पे वो टेलीकास्ट आप प्रोग्राम रन कर पाते हो, राइट। सो दैट इज़ टेलीकास्टिंग। टीवी एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज यूज लेस एज कम्पेयर टू अदर। अगर इसका क्वेश्चन पूछ ले तो क्या लिखोगे, टीवी को क्यों कम यूज़ कर रहे हैं? एक तो मैंने बोला एक्सपेंसिव काफ़ी पड़ जाता है। देन एडवर्टीजमेंट्स जो है वो काफ़ी शॉर्ट टाइम पे चलती है और रिपीट भी नहीं करती, तो फिर ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं रहती है कि मान लो 1 सेकंड किसी ने मिस कर दिया, वो तो चले गया ना, उसके बाद आएगा ही नहीं कभी। देन कैंडिडेट्स हु डोंट वॉच टीवी, सर अब मान लो कोई जॉब ढूंढ रहा है तो वो टीवी थोड़ी बैठ चला के बैठा है पूरे दिन, और बार फेलियर वगैरह है तो ऑब्वियसली टीवी के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आ जाओ एक्सटर्नल सोर्सेज, हमने सारे जो पढ़े हैं इसके भी मेरिट्स और डिमेरिट्स जान लेते हैं।
देखो सबसे पहले मेरिट्स जो भी उसके इंटरनल के डीमेरिट्स थे वो इसके मेरिट्स हैं क्या, कि आपके पास बहुत क्वालिफाइड पर्सनल आ रहा है, क्योंकि बाहर से आ रहा है, उसके पास स्किल्स नहीं होंगी, उसके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे, वो फ्रेश माइंडसेट से आएगा, वो इनब्रीडिंग नहीं होने देगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। सो ऑल दीज आर बेनिफिट्स, ठीक है। देन आपको बहुत वाइड चॉइस मिल रही है, क्यों कि अगर आप इंटरनल सोर्स के थ्रू करा रहे हो तो वो गिने चुने 50 लोग ही हैं जिसमें से आपको देखना पड़ेगा, बट अगर आप बाहर से दुनिया से ला रहे हो तो आपके पास मिलियंस में लोग हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, राइट। फ्रेश टैलेंट, ये तो मैंने अभी बताया, फ्रेश लोग आ रहे हैं, अपना नया आइडियाज़ क्रिएटिविटी सब कुछ नहीं लाएंगे, वो कंपेटिटिव स्पिरिट बन जाती है, क्यों, क्योंकि अब जो देखो एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, उनको पता है कि भैया हमें जो है अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो ये बंदे तो नए बाहर से ले आएंगे और हमें रिप्लेस कर देंगे, तो हमें बहुत कम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, बिकॉज हमारा कंपटीशन अब पूरी दुनिया से है, कोई भी आके हमारी जगह ले सकता है, राइट। देन आ जाओ डीमेरिट्स पे। इसका एक तो ये है कि ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग लोग हैं ना वो खुश नहीं होंगे इससे, बिकॉज भैया हमें कोई प्रमोट करके ले जाते हैं आप उस जगह पे, या किसी और का ट्रांसफ़र कर देते, या जो एक्स एम्प्लॉई है वो बोलेगा कि अच्छा जो मैं ऑलरेडी काम कर रहा था मुझे ही ले लेते, तो तुम नया बंदा क्यों लाए, राइट। सो डिससेटिस्फैक्शन, लेंदी प्रोसेस, भाई एक्सटर्नल वाला करना, पहले वही जैसे बताया ना, एड्स वगैरह रन करवाते हो, फिर उसको लाते हो, फिर प्रॉपर उसका सिलेक्शन का इतना बड़ा प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, कॉस्टली भी है। अनसर्टन रिस्पॉन्स, पक्का नहीं पता ना कि सही कैंडिडेट सूटेबल वाला आएगा भी कि नहीं, जो ऑलरेडी काम करके गया है उसे सब कुछ पता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपने उसे कुछ देख के ही लाया होगा, तो वो ऑलरेडी काम कर रहा है तो वो सूटेबल था इसीलिए आए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में। बट जो बाहर से आ रहा है वो कंप्लीट स्ट्रेंजर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसे कुछ नहीं पता, और आप उसे प्रॉपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो कि वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं। सो ये बहुत दिक्कत है एक्सटर्नल की, राइट। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल में डिफरेंस है, ये आप ऑलरेडी खुद पढ़ के इसको कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, रीसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट। देखो बेसिकली रिक्रूटमेंट में आजकल क्या क्या नए टर्म्स या नई ट्रेंड्स आए हैं, क्या यूज़ होता है, उस पर बेसिकली क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है पहले तो वो देख लो। एक होता है आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग और कुछ नहीं है बेसिकली, ओके डिटेल में बात नहीं करते, पहले नाम पढ़ लो। एक होता है आउटसोर्सिंग, देन वन इज़ वॉक इन इंटरव्यूज़, एक है पोचिंग या रेडिंग, राइट। देन वी हैव ई रिक्रूटमेंट, बेसिकली वेबसाइट्स के थ्रू जो होता है, एंड देन वी हैव इंटर्नशिप्स, या इसको आप समर प्लेसमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके 5 ट्रेंड्स हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, एक एक करके इनको देखते हैं। पहले आ जाओ आउटसोर्सिंग पे, समझना इसको अच्छे से। बेसिकली एक कंपनी है जिसको लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, उसको चाहिए 3 लोग चाहिए लेट से अकाउंटेंसी में, 2 लोग चाहिए उसको कंप्यूटर में, और 2 लोग चाहिए सिक्योरिटी पर्सन, ठीक है। अब वो इतने अलग अलग तरीके के कैटेगरीज़ के लोगों को रिक्रूट करने के लिए अलग अलग, क्योंकि तीनों अलग जगहों से मिलेंगे, है ना, अगर नॉर्मल जगह से सोचें हम, तो रिक्रूटमेंट इनका करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेंदी हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है। तो इससे बचने के लिए कई बार कंपनीज जाती है आउटसोर्सिंग फर्म्स के पास या आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ के पास। ये आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ या फर्म्स स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दे रही है। सर्विसेज कैसी? बेसिकली इन फर्म्स ने ऑलरेडी जो है एम्प्लॉयज़ रख रखे होते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के, ठीक है, जैसे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इसके बेसिकली अलग अलग फर्म्स ने ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ रख रखे होते हैं, और ये कंपनीज़ कोई भी आती है तो उसको वो एम्प्लॉय दे देगी। अब आप बोलोगे इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है फिर, है ना, अगर मान लो 3 लोग चाहिए थे, इसने 3 लोग ऐसे दे दिए, तो ये तो प्लेसमेंट एजेंसीज भी करती हैं काम, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स भी यही काम करती हैं, बट इसमें फ़र्क है, ये एम्प्लॉयज़ आर स्टिल ऑन द पेरोल ऑफ दिस आउटसोर्सिंग एजेंसी। दीज एम्प्लॉयज़ ये जो हैं कैटेगरी 1 के,
these they won't be the employees of this organization. लिखने में यही लिखेंगे हम कि ये वाले जो 3 लोग हैं they are still the employees of this particular firm. ये वाले ऑल्दो वो जा रहे हैं इसमें काम करने बट दे वोंट बी काउंटेड एज एम्प्लॉयज़ ऑफ ये. सो जो सारे रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, कॉम्पनसेशन, सब कुछ इसका ये देखिए आउटसोर्सिंग वाली फॉर्म, ये वाला कुछ इसका लेना देना नहीं है. इसने तो इसलिए इसको बेसिकली क्या बोलते हैं कि आपने एक तरह से एम्प्लॉयज़ को सिर्फ रेंट पे एक तरह से ले लिया. रेंट वर्ड यूज़ नहीं करते यहाँ पे, वर्ड यूज़ करेंगे आप लीज़ का. बट एक तरह से आपके समझने के लिए आप ये समझो कि बेसिकली दे हैव रेंटेड एम्प्लॉयज़ फ्रॉम दिस आउटसोर्सिंग एजेंसीज. तो इसको बेसिकली इसलिए लीजिंग ऑफ HR, ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोलते हैं आउटसोर्सिंग वाले टेक्निक को. सो दिस इज़ लीजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है. इसको पढ़ते हैं थोड़ा. ये देखो एग्जैक्टली जो लिखा है इसको देखो. कंपनी इन नीड ऑफ पर्सनल of certain categories can approach an outsourcing agency and avail the services of its human resource on lease basis against the payment of agreed amount. अब basically payment obviously कोई तो इसको कुछ तो देना ही पड़ेगा ना. तो ये एक particular amount जो है वो सीधा इस आउटसोर्सिंग एजेंसी या फॉर्म को देती है. एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं देगी. ये वाली जो कंपनी है ये एम्प्लॉयज़ इनको कुछ नहीं देगी बिकॉज ये इसी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका पेमेंट सब इनके थ्रू चल रहा है. इसने सिर्फ आउटसोर्सिंग फॉर्म को पैसे दिए, ठीक है, और किसी को नहीं दिए. द ह्यूमन रिसोर्सेज सो डेप्यूटेड विल रिपोर्ट बैक टू आउटसोर्सिंग एजेंसी आफ्टर देयर असाइनमेंट इज़ ओवर. अब जैसे ये काम करने जाएंगे ना, जैसे इन्होंने हायर कर लिया 1 साल के लिए, 3 महीने के लिए, जितना भी टाइम के लिए, जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा वो वापस उसी आउटसोर्सिंग एजेंसी या फॉर्म पे चले जाएंगे. सो बेसिकली वो इसी फॉर्म के ही बंदे हैं. इट्स जस्ट कि थोड़े टाइम के लिए वो रेंट कर लेती हैं ऑर्गेनाइजेशंस उन एम्प्लॉयज़ को. सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस आउटसोर्सिंग. इसके एडवांटेजेस कोई पूछ ले आपसे सो यू विल राइट कि ऑब्वियसली ये तो भैया सीधा काम है ना, कि ज़रूरत है सीधा आउटसोर्सिंग फॉर्म के पास जाओ और लेके आओ, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको. सो कंपनीज नीड नॉट प्लान. बहुत एडवांस में कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं. फ्री फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिलेशंस. क्यों? क्योंकि अगेन दे आर ऑन द पेरोल ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर्म. तो उन्हें सैलरी कॉम्पनसेशन कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है उन एम्प्लॉय की. इट दे कैन डिस्पेंस विद द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ इमीडिएटली. मतलब जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ वो एम्प्लॉय से छुटकारा पा सकते हैं. बिकॉज काफ़ी कंपनीज़ में ये प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं यार हम ले तो आएँ बट वो काम खत्म हो जाएगा फिर भी हमें तो सैलरी देनी पड़ेगी उनको, इवन दो उनसे काम इतना नहीं निकलवाएंगे. तो इस केस में आप उन्हें सीधा निकाल सकते हो बिकॉज वो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ तो उसी के हैं ना. तो जस्ट यू कैन गिव देम बैक. तो रेंट अपना वो नहीं देना पड़ेगा आपको बाद में. नेक्स्ट पे आते हैं पोचिंग और रेडिंग. देखो इसका मतलब समझते हैं. यहाँ पे बेसिकली कंपेटिटिव एडवांटेज लेने के लिए ये टर्म सारे याद रखने हैं बिकॉज यही कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए. कंपेटिटिव एडवांटेज लेने के लिए राइवल फॉर्म्स के एम्प्लॉयज़ को आप पोच कर लेते हो. मतलब उनके फर्म में वो काम कर रहे थे राइवल फर्म में बट आपने उनको अपने हाथ में ले लिया. सो यू अब आपने इसको करके क्या किया, उनको वीक कर दिया सामने वाली कंपनी को और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर दिया. जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हो HMT और टाइटन. मान लो टाइटन के एम्प्लॉयज़ थे, वो HMT ने पोच कर लिया है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले आए. सो दिस इज़ कॉल्ड रेडिंग या पोचिंग, ठीक है, नाम से ही जैसे पता चल रहा है. सो अब ऑब्वियसली वो राइवल फॉर्म में तो वो ऑलरेडी कम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ऑलरेडी वर्किंग विद अनदर रेप्यूटेड कंपनी which might be a rival in the industry. The company can attract the talent from another firm by offering. अब वो कैसे करती है? Attractive pay package and other terms and conditions. बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, उसे बेसिकली लुभा के बहला के अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप ले आते हो, ठीक है. अब ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि क्या ये एथिकल है या नहीं है. कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं है एथिकल. देन ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज. आपको अपने एम्प्लॉयज़ को अपने एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन पे ध्यान देना है कि वो ऐसे ऑफ़र्स से बहला के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ना चले जाएं. सो आपको उन्हें खुश रखना पड़ेगा. दैट इज़ वाई सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इतना सब कुछ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कर रही हैं बिकॉज दे डोंट वांट कि ऐसा कोई ऑफ़र लेके आए और वो सीधा 1 मिनट भी ना लगाएं उनके पास जाने में, राइट. सो दैट इज़ वाई यू कीप योर एम्प्लॉयज़ हैप्पी सो दैट दे डोंट लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट.
देन आ जाओ वेबसाइट और ई रिक्रूटमेंट। ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो, उस पे मान लो आप अपना सीवी जो है अपलोड कर रहे हो, वो वेबसाइट पे कंपनी आके आपका सीवी देख के आपको उठाना चाहे तो वो उठा सकती है, राइट। सो इंटरनेट का यूज़ है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। इसका एडवांटेज क्या है, एक तो ऑब्वियसली इंटरनेट पे सीधा लिंक हो गया आप कंपनी से, कॉस्ट कम पड़ी, रिडक्शन इन द टाइम, टाइम कम यूज़ करना पड़ा, राइट टाइप ऑफ पीपल, बिकॉज आप चेक कर रहे हो ना, क्योंकि मान लो पर्टिकुलर जॉब है अकाउंट्स का काम करना है, तो आप उसी टाइप की वेबसाइट पे जाके उसी पे जैसे जो अकाउंट्स वाले लोग होंगे वही अप्लाई कर रखे होंगे, तो आप उन्हीं को उठाओगे पूरा चेक करके, है ना। ऑनलाइन देखना है, किसी को बुला के प्रॉपर कॉस्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एफिशिएंसी ऑब्वियसली इंटरनेट पे कर रहे हो तो एफिशिएंसी तो ज़रूरत ही नहीं है, क्यों रीज़न बताने की। ओके, अब आ जाओ इंटर्नशिप्स पे। इंटर्नशिप्स या इसको आप समर प्लेसमेंट्स जैसे बोलते हो, कि कई ऑर्गेनाइजेशंस में जो कंपनीज़ हैं वो किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन पे जा रही है, या जैसे आईएम्स में जा रही है, या कोई और एमबीए वाले कॉलेज में जा रही है, तो वो समर प्लेसमेंट्स करती है जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स, 2-3 महीने के लिए। वो उस ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ उठा के लाएगी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, एंड अगर आपको उनका काम अच्छा लगे तो आप उन्हें पीपीओ दे सकते हो, राइट, प्री प्लेसमेंट ऑफर दे सकते हो, कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉरएवर के लिए जुड़ जाएंगे। या जब तक उनका मन करे, बाद में तो वो छोड़ ही सकते हैं ऑब्वियसली, बट एक टाइम के लिए आपको फिर चिंता हट जाएगी ना कि मेरे को एम्प्लॉयज़ लाने हैं ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू आर लाइक कि नहीं नहीं, मैंने इंटर्नशिप के टाइम जिन भी एम्प्लॉयज़ से काम किया वो अच्छे थे, मैं उनको ही ऑफर दे दूंगा और वो सीधा एक्सेप्ट भी कर लेंगे, बिकॉज यू आर गिविंग देम पेमेंट। सो सामने वाले की भी चिंता खत्म कि प्लेसमेंट लगेगी कि नहीं। सो इट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक जो यूज़ होती हैं कॉलेजेस वगैरह में। देन है वॉक इन इंटरव्यूज़। ये तो बहुत बेसिक है, सिर्फ जो भी एम्प्लॉयर है वो ऐड डालता है एक तरह से कि भैया जिसको भी आना है आ जाओ। वो बंदा आके एचआर जो होगा आपकी कंपनी का, या जो भी एम्प्लॉयर होगा उससे बात करेगा, इंटरव्यू ले सकता है, अपना रेज्यूमे एक्सचेंज करेगा, वो उसके साथ वो उसे चेक कर सकता है, या फ़ोन पे बात करके कई बार हो जाता है ये एचआर के साथ, या आप ईमेल भेज सकते हो, जो भी भेज सकते हो, इंटरव्यू फिर शेड्यूल हो जाएगा। एंड दैट सिंपल एज एनीथिंग, कुछ भी नहीं है। आके इंटरव्यू देगा, अगर इंटरव्यू में आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको ले लोगे। सो दैट इज़ जस्ट बेसिकली वॉक इन इंटरव्यू। बेसिकली इन पर्सन जाके आप इंटरव्यू दे के आ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस रहे हो, आप बेसिकली एंटर कर रहे हो। सो अब वो एंटर आप ऑब्वियसली किसी भी मेटाफोरिकली वे में, मेटाफोरिक मेटाफोरिकली भी एंटर कर सकते हो बेसिकली। सो एनी हाउ, इसके बाद सिलेक्शन है जो हम आगे नेक्स्ट उसमें करते हैं, बट फिलहाल के लिए रिक्रूटमेंट मेरी तरफ से कम्प्लीटली ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत सारे 10-15 कमेंट्स करके जाना। बाय।